हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं का ही पहला चैप्टर साझेदार के फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत का कि खाते बंद होने के बाद कुछ समायोजन किया जाता है तो उस समायोजन की एंट्रीज, उस समायोजन की प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएगी। इसको हम पूर्व समायोजन भी बोलते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। कभी कभी ये होता है कि खाते बंद करने के बाद भी साझेदार के पूंजी खातों में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि खाते बंद करते समय साझेदार द्वारा साझेदार के संलेख में जो भी शर्त दिए रहते हैं उसके अनुसार अगर कुछ त्रुटि हो जाती है साझेदार के पूंजी खाते में तो उससे पूंजी खाता अशुद्ध हो जाता है या अशुद्ध उसको माना जाता है। अतः संशोधन करने के समय जब यह देखा जाता है कि हम पुनः लाभ हानि खाता या पुनः पूंजी खाता ना बनाकर उसकी जगह अगर हम समायोजन प्रविष्टियां, समायोजन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं अगर वो कर दी जाए उसी नए वर्ष में, उसके अगले नए वर्ष में, तो इस प्रकार से भी समायोजन प्रविष्टियां की जा सकती हैं। तो इस समायोजन प्रविष्टि करने की कुछ क्यों आवश्यकता पड़ती है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये कि साझेदार के पूंजी पर ब्याज को अगर लगाना भूल गए हैं उस दशा में, और अगर साझेदार के पूंजी पर ब्याज लगाने का प्रावधान नहीं था और फिर उसको लगा दिया गया है उस दशा में, आहरण पर ब्याज का प्रावधान था मगर ब्याज नहीं लगाया गया, और आहरण पर ब्याज का प्रावधान नहीं था मगर फिर भी उस पर ब्याज लगा दिया गया है। लाभ हानि को उचित रूप में अगर नहीं बांटा गया है, उचित अनुपात में अगर नहीं बांटा गया है, उस दशा में भी समायोजन प्रविष्टि की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मान लीजिए कि साझेदार के वेतन में या कमीशन का प्रावधान है और वो नहीं दिया गया है साझेदार को, और अगर साझेदार के वेतन या कमीशन का प्रावधान नहीं है और अगर उसके बाद उसको दिया गया है उस दशा में भी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। फर्म में कुछ लेखांकन इस प्रकार से हैं जो नहीं करना था लेकिन कर दिए गए हैं, उस दशा में भी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मान लीजिए फर्म में कुछ एंट्रीज जो नहीं करनी थी या जो करनी थी और हम उसको नहीं किए हैं उस दशा में भी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा लेखांकन प्रणाली में अगर कुछ परिवर्तन करना है और उस परिवर्तन के कारण भी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर साझेदार के जो व्यय है उसको फर्म के व्यय के रूप में दर्शाया गया है तो उस दशा में भी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन त्रुटियों के आधार पर समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। और अब हम ये देखेंगे कि इन त्रुटियों को सुधारा किस प्रकार से जाए या सुधारने की विधियां क्या है। तो यहाँ पे दो विधि बताई गई है। पहली विधि ये है कि पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट करना, पहली विधि, और दूसरी विधि ये है कि अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। तो पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट करने में उस समय समायोजन के फलस्वरूप जितनी भी राशि साझेदार को प्राप्त होगी उसको साझेदार के खाते में डेबिट किया जाएगा, और जो भी राशि साझेदार से वसूली जाएगी उसकी कुल राशि को साझेदार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ये पहली विधि में है। और दूसरी विधि में ये दिया है कि अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना, जब समायोजन करने के बाद जो भी कुल राशि डेबिट की होगी साझेदार के पूंजी खाते के या साझेदार के खाते की जो भी कुल राशि जो भी डेबिट होगी और जो भी कुल राशि क्रेडिट होगी उसका अंतर निकाला जाएगा। अंतर निकालने के बाद जो अंतर की जो राशि होगी वो साझेदार के खाते में डेबिट या फिर क्रेडिट किया जाएगा। आजाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 तथा 80,000 रुपये थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। अब जैसे कि इस सवाल में दिया है कि आजाद और बिन्नी दो साझेदार हैं जो बराबर के अनुपात में साझेदारी किए हैं, और इसमें आजाद की पूंजी बताई जा रही है 40,000
और बिन्नी की पूंजी बताई जा रही है 80,000। अब यह बोला गया है कि साझेदारी संलेख में यह प्रस्तावित किया गया था कि 5% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसकी समायोजन की प्रविष्टि की जानी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले तो समायोजन तालिका बनाएंगे, जिसमें यह दिया होगा कि पूंजी पर ब्याज जो पूर्व में नहीं दिया गया था वो आजाद का कितना है 2,000 और बिन्नी का कितना है 4,000। तो टोटल जो योग में आएगा वो आपका हो जाएगा 6,000। अब उसके बाद उसमें से हम घटाएंगे पूंजी पर ब्याज जो सामान्य अनुपात में बांटा गया था। सामान्य अनुपात मतलब दोनों सामान्य थे, इक्वली थे। तो 6,000 जो आ रहा था पूंजी पर ब्याज, अगर हम 5% निकालते हैं तो जो दोनों में 3-3 हज़ार में बट गया था, तो आज़ाद में हो जाएगा 3,000 और बेनी में हो जाएगा 3,000। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6,000। मतलब ये कि पहले पूंजी पर ब्याज जो नहीं लगाया गया था वो था 2,000 और 4,000, और जो गलती से जो लगाया गया था सामान्य रूप में वो था 3,000 और 3,000। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो आज़ाद में आएगा 1,000 और बेनी में आएगा 1,000। तो आज़ाद के में कम लगा था, आज़ाद में लगना था 3,000, तो उसको दिया जाएगा। तो उस केस में आज़ाद का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और बेनी का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। तो इसकी हम जनरल प्रविष्टि देखते हैं कि किस प्रकार से की जाएगी। आज़ाद का पूंजी खाता डेबिट होगा 1,000 से और बिन्नी के पूंजी खाते से 1,000। तो ये होगी इसकी जनरल प्रविष्टि। इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 1,000 टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाया जाएगा। 31 मार्च 2006 को एल्विन, मोनू एवं अहमद के पूंजी खाते पर लाभ, आहरणों आदि के समायोजन हुए थे, जो कि पूंजी एल्विन 80,000, मोनू 60,000 तथा अहमद की 40,000 रुपये थी। इसके तदंतर ही यह पता चला कि पूंजी तथा आहरणों पर ब्याज छूट गया है, जिसे शामिल किया जाना था। ये साझेदार पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेने के लिए अधिकृत थे। इस वर्ष के दौरान आहरण इस तरह थे: एल्विन 20,000, मोनू 15,000 तथा अहमद 9,000 रुपये। साझेदारों द्वारा आहरणों पर प्रभारित ब्याज राशि इस प्रकार थी: एल्विन 500, मोनू 360 तथा अहमद 200 रुपये। वर्ष की निवल लाभ राशि 1,20,000 थी और लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 था। अब जैसे कि इस सवाल में दिया है 3 साझेदार हैं, एल्विन, मोनू और अहमद, और तीनों की जो पूंजी दी है इस प्रश्न में अंतिम पूंजी दी है। तो अंतिम पूंजी कितनी है? 80,000, 60,000 और 40,000। उसके अलावा इसमें आहरण दिया है और आहरण है 20,000, 15,000 और 9,000। अब यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, साल के आखिरी में लाभ 1,20,000, जिसको अनुपात भाग करना है 3:2:1। अब यहाँ पे पूंजी पर ब्याज हमको निकालना है। पूंजी पर ब्याज जो नहीं दिया गया है उसका समायोजन करना है, लेकिन पूंजी पर ब्याज निकलता है प्रारंभिक पूंजी पर, और यहाँ पे सिर्फ अंतिम पूंजी दी है। तो पहले हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के लिए इस प्रकार से तालिका बनेगा और उसमें फिर सबसे पहले अंतिम पूंजी लिखेंगे। 80,000 एल्विन का, मोनू का 60,000 और अहमद का 40,000। उसमें जोड़ा जाएगा आहरण जो समायोजित था, वो है 20,000, 15,000 और 9,000। उसके बाद जो भी लाभ है, जो लाभ दिया है 1,20,000, जिसको 3:2:1 और 1 में बांटना है, तो 1,20,000 को जब बांटा जाएगा तीनों में अनुपात में, तो एल्विन में आएगा 60,000, मोनू में आएगा 40,000 और फिर अहमद में आएगा 20,000। तो ये जो लाभ है वो घटेगा। जब अंतिम पूंजी में आहरण को जोड़ेंगे और उसके बाद जब प्रॉफिट को घटाएंगे तो एल्विन में आएगा 40,000, मोनू में आएगा 35,000 और फिर अहमद में आएगा 29,000। तो ये जो है ये है प्रारंभिक पूंजी। अब इस प्रारंभिक पूंजी पर निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, जो समायोजित प्रविष्टि जो करनी है वो इस प्रारंभिक पूंजी पर की जाएगी। तो प्रारंभिक पूंजी पर जो प्रविष्टि की जानी है उसका जो समायोजन तालिका है वो इस प्रकार से बनेगा। इसमें सबसे पहले लेंगे कि पूंजी पर ब्याज जो पूर्व में नहीं दिया गया था, मतलब प्रारंभिक पूंजी कितनी थी 40,000,
35,000 और 29,000। तो उन पे निकालेंगे पूंजी पर ब्याज। निकालने के बाद 5%, एल्विन में आएगा 2,000, फिर मोनू में आएगा 1,750 और अहमद में आएगा 1,450। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,200, मतलब 5,200। अब उसके बाद घटाएंगे उसमें आहरण पर ब्याज जो पूर्व में नहीं लगाया गया था। इसमें घटाया जाएगा आहरण पर ब्याज जो पूर्व में नहीं लगाया गया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 500 है एल्विन का, मोनू का है 360 और अहमद का है 200। जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो योग में आ जाएगा 1,060। अब इसको घटाने के बाद एल्विन में आएगा 1,500, मोनू में आएगा 1,390 और फिर अहमद में आएगा 1,250। और जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो टोटल योग कितना है? 4,140। ये 4,140 जो इस अनुपात में बटा था, तो अब जो बांटेंगे वो दूसरा अनुपात होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको घटाया जाएगा। इसको जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको घटाया जाएगा। 4,140 को 3:2:1 में बांटने के बाद उसको घटाया जाएगा। जब 4,150 को हम 3:2:1 में बांटते हैं तो एल्विन में आएगा 2,070, मोनू में आएगा 1,380 और फिर अहमद में आएगा 690। तो जब इनको घटाया जाएगा, उस समय जो था वो दूसरा अनुपात था और बांटना था उसको इस अनुपात में। इस अनुपात में बांटने के बाद जब घटाएंगे तो आ जाएगा, एल्विन में आ रहा है 570 जो डेबिट किया जाएगा, मोनू में आ रहा है 10 जो क्रेडिट किया जाएगा और अहमद में आ रहा है 560 जो क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल में समायोजन तालिका इस प्रकार से बनेगा और उसकी फिर जनरल एंट्रीज हो जाएगी कि एल्विन का पूंजी खाता 570 से डेबिट, मोनू के पूंजी खाते से 10 और अहमद के पूंजी खाते से 560। तो ये सवाल इस प्रकार से बनाया जाएगा। अंजू, मंजू एवं ममता साझेदार हैं, जिसमें उनकी स्थिर पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 एवं 6,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रविष्टि नहीं डाली गई है। इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात निम्न प्रकार है। वर्ष 2004 अंजू का 4, मंजू 3, ममता 5। 2005 अंजू 3, मंजू 2, ममता 1। 2006 अंजू 1, मंजू 1, ममता 1। नए वर्ष हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करें, अर्थात जनवरी 2007 हेतु प्रविष्टियां दें। अब जैसे इस सवाल में दिया है कि अंजू, मंजू और ममता 3 साझेदार हैं जिनको पिछले 3 सालों से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया था, तो उसकी समायोजन प्रविष्टि, समायोजन तालिका जो हमको यहाँ पे बनाना है। खाते बंद होने के बाद अगले वर्ष में इसका समायोजित किया जाना है। तो सबसे पहले 2012 का यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुपात क्या होगा, 4:3:5 अंजू का, और वैसे ही 2013 में दिया है 3:2:1 और 2014 में दिया है 1:1:1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे समायोजन तालिका। इसमें पूंजी पर ब्याज 5% की दर से जो साझेदारी संलेख में दिया था उसके हिसाब से 3 वर्ष के लिए होगा। अंजू में होगा 1,500, मंजू में होगा 1,200 और फिर ममता में होगा 900। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,600। उसी प्रकार से ये हमने निकाला पूंजी पर ब्याज। अब इसमें से ये देखेंगे कि वर्ष 2012 में ब्याज का वितरण किस प्रकार से किया गया था, किस अनुपात से किया गया था। तो वर्ष 2012 में 1,200 रुपये का वितरण होगा 4:3:5 में। जब 4:3:5 में 1,600 को हम अगर अनुपात में बांटते हैं तो वो हो जाएगा 400, 300 और 500। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,200। वैसे ही वर्ष 2013 में 1,200 को अगर हम अनुपात में बांटते हैं तो अनुपात है 3:2:1, तो उसमें हो जाएगा 600, 400 और 200। इन तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से ये हो जाएगा 1,200। वैसे ही अगर 2014 में अगर हम 1,200 को डिवाइड करते हैं अनुपात में तो उसका अनुपात है 1:1:1, मतलब सामान्य रूप से जाएगा। तो 400, 400 और 400
तीनों में जाएगा और फिर इसका जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो इसमें 3 वर्ष का जो नहीं लगा था अनुपात, जो पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया था, उसका इस प्रकार से निकाला जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे 1500 में से 400, 600 और 400 को जोड़ने के बाद जब घटाएंगे तो वो आएगा 100 रुपये। 100 रुपये आएगा अंजू में। मंजू में आएगा 1200 में से अगर हम 300, 400 और 400 को अगर हम घटाते हैं तो मंजू में आएगा 100 रुपये। और वैसे ही ममता में अगर हम 900 में से 500, 200 और 400 को अगर हम घटाते हैं तो वो आएगा 200। यहाँ पर होगा ममता का चालू खाता 200 रुपये से डेबिट और अंजू के चालू खाते से 100 रुपये और मंजू के चालू खाते से 100 रुपये। अब यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट मतलब कि पूंजी खाते की जगह चालू खाता लिया है। वो किस लिए लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो पूंजी थी वो फिक्स्ड थी। जहाँ पर फिक्स्ड होता है तो वहाँ पर चालू खाते में हस्तांतरित किया जाता है, मतलब स्थिर पूंजी जब रहेगी तो चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो उसी प्रकार से ममता का चालू खाता 200 रुपये से डेबिट, फिर अंजू के चालू खाते से और मंजू के चालू खाते से, और इसके नरेशन में लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टि। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाया जाएगा। हेलो बच्चों, हम ये देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में जो शुरू से लेकर आखिरी तक हुआ उसमें हमने क्या क्या पढ़ा और हम किस प्रकार से उसको बना सकते हैं। अगर हम बार बार उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमसे बन सकता है। सबसे पहले तो हमने जो बनाया था वो था लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें लाभ हानि खाते का ही आगे वाला जो स्वरूप था वही था लाभ हानि नियोजन खाते। इसके सवाल भी छोटे छोटे मार्क्स के, मतलब कम कम मार्क्स के आते हैं और ये बहुत ही इजी है। अगर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस की जाएगी तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था वेतन कमीशन की गणना। ये लाभ हानि नियोजन खाते में ही बीच में आता है, वेतन व कमीशन की गणना। ये इसके भी सवाल 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के भी आते हैं। अगर इसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी तो ये बहुत अच्छे से बन सकता है। उसके बाद हमने देखा था साझेदार के पूंजी खाते, जिसमें स्थायी पूंजी थी और परिवर्तनशील पूंजी थी। मतलब कि ये लाभ हानि नियोजन खाते के बाद बनता है साझेदारों के पूंजी खाते। तो इसमें किस प्रकार से वितरण किया जाएगा पूंजी का, किस प्रकार से उनके जो खर्चे हैं उसको लाया जाएगा, या फिर उसमें आहरण है तो आहरण आप किस प्रकार से उसकी एंट्री करेंगे, वो सारी चीज़ें किस में थी? आपकी लाभ हानि साझेदार के पूंजी खाते में। उसके बाद हमने देखा था कि प्रारंभिक पूंजी की गणना किस प्रकार से करना है। कभी कभी सवाल में पूंजी पर ब्याज देना है मगर प्रारंभिक पूंजी नहीं दी जाती है, सिर्फ अंतिम पूंजी दी जाती है। तो उस दशा में हमको सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ती है, फिर उस प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। तो इसके भी सवाल छोटे, मतलब कम मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं। और इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था आहरण एवं आहरण पर ब्याज। आहरण किस प्रकार से मिल रहा है, आहरण पर ब्याज की क्या विधि है, तो ये भी छोटे छोटे हैं। इसके थ्योरी भी बहुत अच्छे से आते हैं और इसके प्रैक्टिकल्स भी कम मार्क्स के आते हैं। उसके बाद हमने देखा था लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी किस प्रकार से दी जानी है, कौन से साझेदार को कितने लाभ की गारंटी मिलेगी, कौन अपने लाभ में से जो साझेदार को गारंटी देना है दे पाएगा, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और आखिरी में हमने जो पढ़ा था वो था पूर्व समायोजन। मतलब ये कि अगर आहरण पर ब्याज या फिर पूंजी पर ब्याज का समायोजन या भूल गए हैं किसी वर्ष में, तो उसको अगले वर्ष में हम शुरू में नए साल में जाकर उसकी एंट्री कर सकते हैं। और किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमने अभी इस वीडियो में देखा था। तो इस प्रकार से अगर आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कम मार्क्स के भी सवाल आते हैं और ज़्यादा मार्क्स के भी सवाल आते हैं जो आप लोग एक संपूर्ण रूप से बना सकते हैं।